Hello and welcome to Filler Farm. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Farm. अभी हम लोग रेड क्लिफ ब्राउन के कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे थे। आज भी उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें। वैसे भी ऑलरेडी लेट हो चुका है, इसलिए 1 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए ऑफर चल रहा है। 10% डिस्काउंट है अगर वो ज्वाइन करते हैं रेफरल कोड के साथ। जो रेफरल कोड है अलीम 10, ALEEM 10, तो उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हम लोग अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका आज पार्ट 2 आज हम लोग को करना है। तो फंक्शनल यूनिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शनल यूनिटी के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो फंक्शनल यूनिटी में, बाय द फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी, रैडक्लिफ ब्राउन refers to a condition wherein all the part of society works together हार्मोनियसली। मतलब कि जब सोसाइटी के हर पार्ट यानी कि समाज के सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं और हार्मोनियसली काम करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? हार्मोनियसली का क्या मतलब होता है कि एक साथ जुड़ के और एक जैसा हो के काम करना, उसको कहते हैं हार्मनी मेंटेन करना। ठीक, तो अगर इस तरह से काम कर रहे हैं सारे पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, तो उसको क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिटी, क्योंकि सारे पार्ट्स जो है वो यूनाइट होकर काम कर रहे हैं। एक सारे पार्ट्स यूनाइट होकर काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिटी कहा जाता है। बाय द फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी, रैडक्लिफ ब्राउन refers to a condition wherein all the parts of society works together harmoniously। कार्यात्मक एकता किसको कहते हैं? समाज की कार्यात्मक एकता से रैडक्लिफ ब्राउन का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें समाज के सभी अंग एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। ठीक, सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं मतलब एक साथ मिलकर एक जैसा दिखकर काम करते हैं। ठीक, मतलब कि जैसे लोग यूनाइट होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं पता चलता है कि सारे लोग अलग अलग तरीके से यूनाइट हुए हैं, अलग नहीं दिखते हैं। एक जैसे अगर दिख रहे हो तो उसको सामंजस्यपूर्ण कहा जाता है। मतलब कि एक दूसरे के सहयोग से काम कर रहे हो तो उसको सामंजस्यपूर्ण कहा जाता है। तो अगर समाज के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी मतलब समाज में अलग अलग अंग हैं, चाहे वो अंग कहें या पार्ट कहें, कुछ भी कह लीजिए आप, तो जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स से क्या समझते हैं आप? अलग अलग पार्ट्स में रिलीजन भी आ सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है, अदर सोशल इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं, धर्म भी आ सकता है, शैक्षिक संस्थान भी आ सकते हैं, दूसरे सामाजिक संस्थान भी आ सकते हैं। ठीक, तो ये सब पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसी को रैडक्लिफ ब्राउन ने फंक्शनल यूनिटी का नाम दिया है, कार्यात्मक एकता का नाम दिया है। समाज की कार्यात्मक एकता से रैडक्लिफ ब्राउन का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें समाज के सभी अंग एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। ठीक? 10 कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस आर वेरी लिमिटेड। ऐसी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस बहुत लिमिटेड होते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन भी एक फंक्शनलिस्ट हैं, इसीलिए ये ज्यादातर फंक्शनल अप्रोच पे फोकस करते हैं। सोसाइटी के जितने भी फंक्शनल अप्रोच हैं उन सब पे ये ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक, तो 10 कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस आर वेरी लिमिटेड। तो सोसाइटी में सारे लोग, सारे जो पार्ट्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, यूनाइट होकर काम करते हैं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बहुत लिमिटेड होते हैं। सोसाइटी में होते हैं, ऐसा इन्होंने इनकार नहीं किया है कि टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, लिमिट में रहते हैं। ठीक, जो भी कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है, इस प्रकार संघर्ष और तनाव बहुत सीमित होते हैं। अब वही चीज आप वही चीज आपको हिंदी में बताई जा रही है कि इस प्रकार संघर्ष और तनाव बहुत सीमित होते हैं। तो कार्यात्मक तरीके से काम तो कर रहे हैं, सारे समाज के पार्ट्स जो है वो कार्यात्मक तरीके से काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे तनाव या संघर्ष नहीं होता है। संघर्ष और तनाव होता है, लेकिन वो बहुत ही सीमित तरीके से होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होता है, बल्कि वो सीमित होता है। ठीक, बहुत सीमित होता है।
मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो फंक्शनल यूनिट समझ में आ गया क्या होता है? A society in a state of dystonia rarely dies. ठीक, तो एक सोसाइटी इन अ स्टेट ऑफ डिस्नोमिया रेयरली डाइज। स्टेट ऑफ डिस्नोमिया किसको कहते हैं? हम लोगों ने यूनोमिया और डिस्नोमिया के बारे में पढ़ा है। यूनोमिया कहते हैं कि जब सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हों और कोई भी टेंशन्स ना हो सोसाइटी में, तो उसको क्या कहते हैं? यूनोमिया कहते हैं। अगर एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? डिस्नोमिया कहेंगे। ठीक। दस सोसाइटी इन स्टेट ऑफ डिस्नोमिया रेयरली डाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सोसाइटी में डिस्नोमिया बहुत ज्यादा हो जाए तो वो सोसाइटी डाई, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर एक सोसाइटी है जिसमें डिस्नोमिया का स्टेट आ चुका है, मतलब डिस्नोमिया की कंडीशन आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी। रादर इट वंस अगेन ट्राइज टू अचीव अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड यूनोमिया, लेकिन वो ट्राई करते हैं उस स्टेट को अचीव करने की, मतलब कि ऐसे ऐसे स्टेट को अचीव करने की ये कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अ, वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि जो डिस्नोमिया का स्टेट है वो मेंटेन होकर यूनोमिया का स्टेट आ जाए। ठीक, डिस्नोमिया का स्टेट मेंटेन होकर यूनोमिया का स्टेट आ जाए, ऐसी कोशिश हमेशा सोसाइटी करती है। ठीक, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और यूनोमिया का स्टेट लाने के लिए सोसाइटी हमेशा ट्राई करती है। डिस्नोमिया की स्थिति में एक समाज शायद ही कभी मरता है। ठीक, तो एक समाज अगर वो डिस्नोमिया की स्थिति में आ गया है तो जरूरी नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ मतलब यहाँ पे ये है कि वो खत्म हो जाएगा वो समाज, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि क्या होता है कि अगर एक स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ डिस्नोमिया में, मतलब एक डिस्नोमिया की स्थिति में पहुंची हुई सोसाइटी, अगर वो डिस्नोमिया का स्टेट अचीव कर ले रही है तो जरूरी नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी, बल्कि उस वो हमेशा ये कोशिश करती है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने की, और हमेशा ये ट्राई करती है कि ये जो है यूनोमिया का स्टेट प्राप्त कर ले। ठीक, उसके बाद आता है किनशिप के बारे में इन्होंने क्या कहा है। किनशिप के बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं इनकी, वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है रेडक्लिफ ब्राउन यूज द टर्म किनशिप सिस्टम टू डिनोट रिलेशनशिप दैट अरोज ड्यू टू मैरिज एंड अफिनिटी। तो किनशिप सिस्टम का उन्होंने कॉन्सेप्ट किस लिए यूज किया था? डिनोट करने के लिए कि किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप होती है मैरिज और अफिनिटी से। अफिनिटी किसको कहते हैं? ब्लड रिलेशन जो होते हैं उसको अफिनिटी कहा जाता है। जो भी ब्लड रिलेशन होते हैं उसको अफिनिटी कहा जाता है। और जो मैरिज से होते हैं, तो मैरिज तो पता ही आपको क्या होता है। ठीक, रेडक्लिफ ब्राउन ने रिश्तेदारी प्रणाली शब्द का उपयोग उन रिश्तों के को दर्शाने के लिए किया जो विवाह और आत्मीयता के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो ऐसे रिश्तों के बारे में वो रिश्तेदारी में बात करते हैं कि जो विवाह और आत्मीयता के जरिए, आत्मीयता किसको कहते हैं? जो खून के रिश्ते आपके होते हैं उसको आत्मीयता कहा जाता है। ठीक, तो विवाह और आत्मीयता से उत्पन्न हुए रिश्तों के बारे में बताने के लिए रेडक्लिफ ब्राउन इन वर्ड्स का, रिश्तेदारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। According to Radcliffe Brown, the elementary family consisting of man, wife, and their child or children
अ कंपाउंड फैमिली comprising of man with several wives, polygamous or even by a second marriage। ठीक, तो क्या होता है कि रेटली ब्राउन के अकॉर्डिंग दो तरह की फैमिली के बारे में इन्होंने बात किया है, एक एलिमेंट्री फैमिली के बारे में और एक जो है कंपाउंड फैमिली के बारे में, एक एलिमेंट्री फैमिली और एक कंपाउंड फैमिली के बारे में। तो ये चीजें याद रखना है आपको कि उन्होंने फैमिली के दो टाइप्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे, एलिमेंट्री और कंपाउंड। एलिमेंट्री फैमिली में क्या कहा उन्होंने, कंसिस्टिंग ऑफ मैन, वाइफ एंड देयर चाइल्ड और चिल्ड्रन, मतलब कि एक मैन, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, या मतलब कोई एक बच्चा हो या बच्चे हो, तो इसीलिए चाइल्ड और चिल्ड्रन दोनों है। ठीक, तो उसको एलिमेंट्री फैमिली कहा जाएगा। कंपाउंड फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ मैन विद सेवरल वाइफ, अगर एक फैमिली में एक आदमी के साथ कई वाइफ हैं, ठीक, जिसको पॉलीगाइनस भी कहा जाता है। गाय गाय से बना है, गाइनो मतलब होता है विमेन, ठीक, पॉली मतलब होता है कई, गाइनो मतलब विमेन, इसीलिए जो विमेन के डॉक्टर होते हैं उसको गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक, तो पॉली मतलब कई और गाइनस मतलब विमेन, तो कई विमेन यानी कि कई वाइफ अगर हैं तो उसको कंपाउंड फैमिली कहा जाएगा। आर इवन बाई अ सेकेंड मैरिज, आर इवन बाई अ सेकेंड मैरिज मतलब अगर एक बार शादी हो गई, उस वाइफ की डेथ हो गई, फिर दोबारा शादी हो रही है, तो उसको भी इसमें कंपाउंड फैमिली में ही रखा जाए, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो ये फर्स्ट वाइफ के तो हैं नहीं, वो सेकंड वाइफ के तो हैं नहीं, फर्स्ट वाइफ के ही हैं, तो उसको इसी में कंसिडर किया जाए। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रारंभिक परिवार में पुरुष, पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। ठीक, तो दो तरह के परिवार के बारे में इन्होंने बात किया है, एक परिवार प्रारंभिक परिवार और दूसरा क्या है, दूसरा है अ, मिश्रित परिवार। ठीक, तो प्रारंभिक परिवार किसको कहते हैं, जिसमें पति पत्नी और बच्चे हों, उसको प्रारंभिक परिवार कहा जाता है। और मिश्रित परिवार किसको कहते हैं, जिसमें पति हो और उसके साथ बहुत सारी पत्नियां हों, जिसको बहुपत्नी भी कहा जाता है, या यहाँ तक कि दूसरी शादी करने वाला पुरुष शामिल होता है, तो दूसरी शादी करने वाला पुरुष भी इसमें शामिल होगा, वो इसी कैटेगरी में ही आएगा। ठीक, सो दो तरह के परिवार के बारे में बताया उन्होंने, एक प्रारंभिक परिवार और दूसरा मिश्रित परिवार। प्रारंभिक परिवार में पति पत्नी और बच्चे, और मिश्रित परिवार में पति पत्नी तो होंगे, बच्चे भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक से ज्यादा वाइफ हैं या अगर वाइफ की डेथ हो गई, कोई दूसरी वाइफ आती है, तो उन सबको मिश्रित परिवार में ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है अमिटेट। अमिटेट मतलब क्या होता है, द किनशिप बिहेवियर विच असाइन अ स्पेशल रोल टू वंस फादर सिस्टर इज कॉल्ड अमिटेट। अमिटेट के बारे में भी बात किया है मेलिनो रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक, तो अमिटेट का क्या मतलब है, अमिटेट का मतलब ये है कि ऐसा किनशिप सिस्टम जहाँ पे जो फादर की सिस्टर होती हैं, जिसको हम लोग फूफी या मतलब कुछ भी, मतलब जो भी नाम कहते हो आसपास के एरिया में, हम लोग के यहाँ तो फूफी कहते हैं, और मतलब हर जगह पे अलग अलग फादर्स की जो सिस्टर होती हैं, उनकी उनको एक स्पेशल रोल दिया जाता है, मतलब उनको एक अलग तरीके का रोल दिया जाता है, उसी को अमिटेट कहा जाता है। द किनशिप बिहेवियर which assign a special role to one's father sister is called अमिटेट। ठीक, अमिता जिसको कहते हैं, रिश्तेदारी का व्यवहार जो किसी के पिता की बहन को एक विशेष भूमिका प्रदान करता है। तो अमिटेट एक ऐसा रिश्तेदारी सिस्टम है जिसमें जो है एक ऐसा रिश्तेदारी का व्यवहार है जिसमें जो पिता की बहन होती हैं उनको एक अहम भूमिका दी जाती है। ठीक, ऐसे सिस्टम को, ऐसे रिश्तेदारी के सिस्टम को अमिटेट कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एवनकुलेट। एवनकुलेट किसको कहते हैं,
A special relationship obtaining among some tribal people between a nephew and his maternal uncle. ठीक, तो नेफ्यू और मैटरनल अंकल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको अविंकुलेट कहा जाता है। कहीं कहीं पे ये अविंकुलेट का मतलब दिया होता है कि अगर आप स्पेशल रोल मदर्स के भाई को दे रहे हैं, मतलब ब्रदर मदर्स ब्रदर, स्पेशल रोल गिवन टू मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड अविंकुलेट। ठीक, तो दोनों तरीके से डिफाइन किया गया है इसको। स्पेशल रिलेशनशिप ऑब्टेनिंग among some tribal people between a nephew and his maternal uncle. नेफ्यू और मैटरनल अंकल के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसी स्पेशल रिलेशनशिप को अवंकुलेट कहा जाता है। अवंकुलेट कुछ जनजाति लोगों के बीच में एक भतीजे और उसके मामा के बीच एक विशेष संबंध प्राप्त होना है। तो अवंकुलेट किसको कहते हैं कि अवंकुलेट एक सिस्टम है जिससे क्या होता है, एक विशेष संबंध प्राप्त होता है किसमें किसमें, भतीजे भतीजे और मामा, कहीं कहीं पे भतीजे की जगह पे भांजा भी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो हिंदी में दिक्कत होगी, बाकी तो नेफ्यू ही कहा जाता है, भतीजे और मतलब भांजे दोनों को नेफ्यू ही कहा जाता है। तो अगर हिंदी में है तो भांजे और भतीजे दोनों हैं तो आपको भांजे की तरफ जाना है, क्योंकि मामा का जो रिलेशन होता है वो भांजे से ही होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मोइटी। मोइटी का कॉन्सेप्ट भी रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है, और ये किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। द सोसाइटी Redcliffe Brown was speaking of, namely Western Australian tribe society was divided into two moieties। तो एक सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, जो सोसाइटी कहाँ की थी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ट्राइब की सोसाइटी थी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की सोसाइटी थी। ठीक, जिसको डिवाइड किया गया था, रेडक्लिफ ब्राउन ने ही इसको डिवाइड किया है दो मोइटीज में। ठीक, रेडक्लिफ ब्राउन जिस समाज की बात कर रहे हैं, अर्थात पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों का समाज, दो मोइटीज में विभाजित किया गया था। ठीक, तो वो मोइटी जो है वो दो मोइटीज में विभाजित थे, और इसकी स्टडी किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। कहाँ के जनजाति थी ये, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जनजाति। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है कि मोइटी का जो कॉन्सेप्ट था वो किस जनजाति से रिलेटेड है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Moieties are two broad division into which society is divided। मोइटी क्या है, एक दो ब्रॉड डिवीजन है जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, वहाँ की जो ट्राइब्स कम्युनिटी थी उसको डिवाइड किया गया था। ईच क्लेन बिलोंग्स टू ईदर वन ऑफ देम। और हर क्लेन, जो एक एक अलग अलग क्लेन होते हैं, हर क्लेन का एक अपना मोइटी होता था। ये समझ लीजिए कि हर क्लेन का अपना एक एक मोइटी होता था। दीज मोइटीज में बी रिफर टू एज फर्स्ट एंड सेकंड। और इन मोइटीज का नाम क्या होता था, फर्स्ट मोइटी या सेकंड मोइटी, ऐसे जाना जाता था उन मोइटीज को। ठीक, मोइटीज दो व्यापक विभाजन है जिनमें समाज विभाजित है, प्रत्येक गोत्र उनमें से किसी एक का है। ठीक, तो जो गोत्र होते हैं उनमें से किसी एक के होते हैं। इन अंशों को एक और दो कहा जा सकता है। ठीक, तो ये जो अंश होते हैं, जो अलग अलग गोत्र बने हुए होते हैं, उन गोत्रों को अंश एक या अंश दो कहा जाता है। ठीक, तो मोइटी क्या होती है, मोइटी नेम होता है जो ऑस्ट्रेलियाई ट्राइब्स में पाया जाता था। वहाँ के जो ट्राइब्स थे वो दो मोइटीज में डिवाइड थे। ठीक, तो मोइटीज का नाम क्या होता था, फर्स्ट मोइटी और सेकंड मोइटी। फर्स्ट मोइटी और सेकंड मोइटी के नाम से जाने जाते थे, पहली मोइटी या दूसरी मोइटी के नाम से जाने जाते थे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। डिस्क्राइब एज द क्लासिक टू
डिस्क्राइब्ड एज द क्लासिक टू ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की। रेडक्लिफ ब्राउन को डिस्क्राइब किया जाता है किस नाम से? कि क्लासिक टू ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द क्लासिक टू ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की। इसे ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की का क्लासिक के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, इसे ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की के क्लासिक के रूप में। क्लासिक किसको कहते हैं? क्लासिक कहते हैं जो ओल्ड चीजें होती हैं उसको क्लासिक कहा जाता है। ठीक, तो ये जो है ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की के क्लासिक माने जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द क्लासिक टू ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की। सो रेडक्लिफ ब्राउन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द क्लासिक टू ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की। ठीक, नीड एज नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक, नीड को उन्होंने क्या कहा? नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की एक आवश्यक शर्त बताया है उन्होंने नीड। ठीक, अस्तित्व की एक आवश्यक शर्त, नीड एज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये गलत होगा, अस्तित्व का आवश्यक शर्त इसमें होगा आवश्यकता को अस्तित्व का अस्तित्व की शर्त माना। क्योंकि ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की जो है वो नीड का वर्ड यूज करते हैं। आप अगर डरकीम के कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे तो वहां पे भी नीड का वर्ड यूज हुआ है। लेकिन इन ये जो है, ये चूंकि आपने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में कि ये जो है इन्फ्लुएंस थे डरकीम से, तो इन्होंने डरकीम के जो नीड का कॉन्सेप्ट था उसको नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस के रूप में माना है। नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? आवश्यकता को कि आवश्यकता को अस्तित्व की शर्त माना। मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने नीड की जगह पे, जैसे ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की ने कहा ना कि सारे लोगों की एक नीड होती है और उसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन नीड्स को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये सारी चीजें होती हैं, ये जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस है। मतलब कि ये सारी चीजें मतलब एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, मतलब जीवित रहने के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये सारी चीजें जो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जरूरी है। तो नीड इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, सेरेमोनियल वीपिंग के बारे में बात किया इन्होंने। सेरेमोनियल वीपिंग क्या होती है? औपचारिक रोना। एक वीपिंग मतलब होता है रोना। तो सेरेमोनियल वीपिंग, सेरेमोनियल का मतलब मैंने बताया था, या औपचारिक का मतलब क्या बताया था? सेरेमोनियल या औपचारिक का मतलब ये होता है जब कोई सेरेमनी होती है या कोई फंक्शन होता है या कोई त्योहार मनाया जाता है तो वो सब सेरेमनी में आ जाती है। ठीक, तो उस टाइम पे रोना ये एक तरह का कॉन्सेप्ट था, किसी मतलब ट्राइब्स में पाया जाता था जिसकी स्टडी किया है ब्रैडली ब्राउन ने। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सेरेमोनियल वेपिंग का। उसका क्या मतलब है देख लेते हैं हम लोग। औपचारिक रोना क्या होता है? एंडोमानीज सेरेमनीज आर मार्क्ड बाय फॉर्मल वेपिंग। एंडोमानीज सेरेमनी जो होती थी, एंडोमानीज सेरेमनी मतलब क्या होगा? एंडोमानीज मतलब कि जो अंडमान में ट्राइब्स रहते थे उनकी जो सेरेमनी होती थी वो ज्यादातर फॉर्मल वीपिंग से के जरिए की जाती थी। फॉर्मल वीपिंग मतलब एक प्लान के साथ वहां पे रोया जाता था। एक प्लान के साथ फॉर्मल तरीके से, जैसे हम लोग जब फंक्शन करते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लोग दिवाली का एग्जांपल लें तो दिवाली में हम सारी फॉर्मल चीजें क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है? फॉर्मल चीजें हैं, पूजा पाठ जो भी है। ठीक, तो
ये इनकी जो सेरेमनीज होती थी, अंडमानीज की जो सेरेमनी होती थी, वहाँ पे फॉर्मल वीपिंग होती थी, मतलब फॉर्मली जाके वहाँ पे लोग रोते थे। अंडमानीज वीप सेरेमनली ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन। ठीक, तो अंडमानी जो होते थे वो बहुत सारे नंबर ऑफ ओकेजन, मतलब बहुत सारे ऐसे त्योहार आते थे जिनमें उनको रोना होता था सेरेमोनियल तरीके से। ठीक, अंडमानी समारोह को औपचारिक रोने से चिन्हित किया जा सकता है। तो उनके यहाँ जो समारोह होते थे वहाँ पे औपचारिक तरीके से लोग जाकर रोते थे। ठीक, औपचारिक तरीके से वहाँ पे जाके रोते थे। अंडमानीज लोग कई अवसरों पर औपचारिक रूप से रोते हैं, और कई ऐसे अवसर, कई ऐसे समारोह होते थे जहाँ पे वो जाके औपचारिक तरीके से रोते थे। इसी का नाम जो है रेडक्लिफ ब्राउन ने सेरेमोनियल वीपिंग यानी कि औपचारिक रोना रखा है। औपचारिक रोना के तौर पे इसको बताया। Example, when a friend and relatives are reunited after a long separation, after a death, during marriage and initiation ceremonies, peacemaking ceremonies and so on। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं कब कब ये सेरेमोनली जो है रोते थे, मतलब समारोह की तरीके से कि कब कब ये रोते थे। ये बहुत सारे एग्जाम्पल बताया है कि जब जो है फ्रेंड्स या रिलेटिव जो है वो एक साथ मिलते हैं, रीयूनाइट होते हैं। रीयूनाइट मतलब कई तरीके हो सकते हैं रीयूनाइट के। रीयूनाइट के तरीके ऐसे हो सकते हैं कि तो कुछ मतभेद हो, उसके बाद जो है वो मतभेद खत्म होने के बाद वो लोग रीयूनाइट हो रहे हों, या मतलब कहीं पे सेपरेट हो चुके हैं, कहीं चले गए हैं, कहीं गुम हो गए हैं, आके फिर दोबारा मिल रहे हैं। ठीक, या कहीं पे मतलब शेल्टर या मतलब फूड के लिए कहीं पे जा रहे हैं, और कुछ देर के बाद जब आ रहे हैं तो रीयूनाइट हो रहे हैं। तो उस टाइम पे इनका अ, रोने का सेरेमनी जो है वो हमेशा चलता है। आफ्टर अ लॉन्ग सेपरेशन, बहुत लॉन्ग सेपरेशन के बाद जब वो लोग मिलते थे, जो भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होते थे, वो रोने की सेरेमनी वहाँ पे होती थी। आफ्टर अ डेथ, डेथ के बाद, तो डेथ के बाद तो हमारे यहाँ भी सेरेमनी होती है। ठीक, तो ये तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। डूरिंग मैरिज, मैरिज के टाइम पे भी, एंड इनिशिएशन सेरेमनीज, पीस मेकिंग सेरेमनीज। इनिशिएशन सेरेमनीज दीक्षा समारोह जिसको कहा जाता है, या पीस मेकिंग सेरेमनी जो है, इन सब में जाके ये लोग क्या करते थे, रोया करते थे और फॉर्मली रोते थे। मतलब उनका जो मतलब ये त्योहार मनाने का जो तरीका था वो यही था ही कि मतलब वो वहां पे जाके रो रहे हैं। उदाहरणार्थ, जब दोस्त और रिश्तेदार लंबे अलगाव के बाद, जब दोस्त या रिश्तेदार बहुत लंबे अलगाव के बाद मिलते हैं, ठीक, नृत्य के बाद, तो नृत्य के बाद तो हमारे यहाँ भी कुछ सेरेमनीज होती हैं जहाँ पे रोने का समारोह होता है, रोने का मतलब प्रोग्राम किया जाता है। विवाह और दीक्षा समारोह, विवाह और दीक्षा समारोह में भी वहाँ के लोग जो अंडमानीज होते थे वो विपिंग सेरेमनी यानी कि औपचारिक तरीके से रोते थे। शांति स्थापना समारोह या शांति स्थापना समारोह जो होते थे, उस समारोह में भी ये लोग क्या करते थे, रोते थे। टू रेगुलेट, अब ये सब जो सेरेमनीज होती थी, इन सब का काम क्या था, क्यों ऐसा होता था, मतलब ऐसा क्यों करते थे ये लोग, कि सेरेमोनियल तरीके से रोना धोना लगा हुआ है, ये ऐसा क्यों होता था। ऐसा इसलिए होता था टू रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर इन कंफर्मिटी विद द नीड ऑफ सोसाइटी, ताकि इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी में उसको वो कंफर्म करे। कंफर्म करना मतलब कि उसको मानना, उन सारे रूल्स और रेगुलेशन को मानना। उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो जब भी सोसाइटी की कोई ज़रूरत हो, तो जो भी मतलब बिहेवियर की उसको ज़रूरत हो सोसाइटी को, तो ऐसा बिहेवियर सारे इंडिविजुअल को कंफर्म करना ज़रूरी है, उसकी एक नीड होती है। इसीलिए ये सारी सेरेमनीज होती थी। एक इमोशनली सारे लोगों को जोड़ा जाता था। समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यक्तिगत व्यवहार को विनियमित करना,
ऐसा ये सारी सेरेमनीज, ये सारे समारोह क्यों मनाए जाते थे? ये इसलिए मनाए जाते थे ताकि समाज की जो भी आवश्यकता हो, उसके अनुरूप व्यक्तिगत व्यवहार को विनियमित करना। तो व्यक्ति के व्यवहार को इस तरह बनाए रखना, इस तरह बनाना कि जब भी समाज को उसकी आवश्यकता हो, तो उस आवश्यकता के लिए वो व्यक्ति हमेशा मतलब उसमें मौजूद रहे और उस चीज़ को मानने के लिए तैयार रहे। इसीलिए ये सारी सेरेमनीज़ की जाती है, कन्फर्मिटी के लिए, ताकि आप बिहेवियर को जो है, जो इंडिविजुअल की बिहेवियर हो, उसकी सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग वो कन्फर्म करें उन सारी चीज़ों को। फॉर्मल वीपिंग, औपचारिक रोना। ठीक, तो फॉर्मल वीपिंग भी होती थी। फॉर्मल वीपिंग के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा है? फॉर्मल वीपिंग, रेडक्लिफ ब्राउन concludes, takes place in situation in which social relations which have been disturbed or interrupted are about to be resumed। ठीक, टू बी रिज्यूम्ड होगा। ठीक, तो फॉर्मल वीपिंग क्या होती थी? फॉर्मल वीपिंग का भी एक तरीका होता था, औपचारिक रोना। ठीक, ये भी फॉर्मल का भी ट्रांसलेशन औपचारिक ही किया। आप लोग देख लीजिएगा फॉर्मल और सेरेमोनियल में क्या होता है फर्क। तो सेरेमोनियल में मुझको लग रहा है कि समारोहिक रोना होगा और फॉर्मल तो औपचारिक होता ही। Formal weeping, Radcliffe Brown concludes, takes place in situation in which social relation which have been disturbed। मैंने बताया पहले कि कुछ सोशल रिलेशन हैं जो डिस्टर्ब हो चुके हैं। मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छे थे, अब वो खराब हो चुके हैं, दोस्ती थी दुश्मनी में बदल चुकी। ठीक, तो ये सारे सोशल रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद वो रिलेशन जो है वो रिज्यूम्ड हो रहे हैं। रिज्यूम्ड हो रहे हैं मतलब कि फिर से वो दोस्त बन रहे हैं या फिर से वो रिश्तेदारी रिज्यूम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी वो लोग क्या करते थे? फॉर्मल तरीके से वीपिंग करते थे, रोते थे वहाँ पे। ठीक, तो ये फॉर्मल वीपिंग का भी कॉन्सेप्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। तो फॉर्मल वीपिंग और सेरेमोनियल वीपिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। औपचारिक रोना, रेडक्लिफ ब्राउन ने निष्कर्ष निकाला कि औपचारिक रोना उन स्थितियों में होता है जिनमें सामाजिक संबंध जो परेशान या बाधित हो गए हैं। परेशान नहीं होगा यहाँ पे, जो अ, खराब कह लीजिए, डिस्टर्ब मतलब यहाँ पे खराब ही होगा, परेशान नहीं होगा। खराब या बाधित हो गए थे, वो फिर से शुरू होने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे टाइम पे भी वो लोग औपचारिक तरीके से रोते थे। कब? जब कुछ ऐसे रिलेशन, कुछ ऐसी रिश्तेदारी जो पहले खत्म हो चुकी थी, कुछ संबंध ऐसे सामाजिक संबंध जो खत्म हो चुके थे, किसी भी वजह से खराब हो चुके थे या बाधित हो चुके थे, वो जब दोबारा शुरू होते हैं, दोबारा मतलब आपस में लोग मिलते हैं और एक यूनाइट होने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी वो लोग औपचारिक तरीके से रोते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मल वीपिंग और सेरेमोनियल वीपिंग का कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। और ये किस ट्राइब्स की स्टडी थी? एंडोमानीज ट्राइब्स। ये आपको याद रखना है। एंडोमानीज ट्राइब्स की स्टडी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड मीट, जब बहुत लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड मतलब बहुत पुराना दोस्त था और वो बाद में मिलता है। अब डिस्टर्ब यहाँ पे देखिए कि जो रिलेशन थे वो ऐसे नहीं खराब हुए कि मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद खराब हुए, बल्कि मतलब वो कहीं दूर चला गया जिसकी वजह से अब वो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब फिर दोबारा वो मिल रहे हैं। जब लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड जो है वो दोबारा मिलते हैं, सेरेमोनियल वीपिंग मार्क्स द फैक्ट दैट द लॉन्ग सेपरेशन इज ओवर। अब जब वो सेरेमोनियल वीपिंग करते हैं, मतलब औपचारिक तरीके से जब बैठ कर रोते हैं, तो ये माना जाता है कि जो भी लॉन्ग सेपरेशन था वो खत्म हो चुका है। ठीक, जो भी लॉन्ग सेपरेशन था वो
खत्म हो चुका है। एंड फ्रेंडशिप विल रिज्यूम वंस मोर, ठीक, और दोबारा जो है फ्रेंडशिप रिज्यूम होगी, इसलिए वो जो है फॉर्मल मीटिंग करते हैं। उदाहरण के लिए जब लंबे समय से बिछड़े दोस्त मिलते हैं तो औपचारिक रोना उस तथ्य का प्रतीक है कि लंबा अलगाव, यानी कि लंबे समय से जो अलगाव था वो खत्म हो गया है और दोस्ती दोस्ती एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वो लोग औपचारिक तरीके से रो कर ये सेरेमनी बताते थे, सेरेमनी करते थे। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों को बताने के लिए हम सेरेमनी करते हैं, ठीक। तो ये रोने वाली जो सेरेमनी होती थी वो इसीलिए होती थी कि जो बहुत लंबे समय से जो अलगाव था वो अब खत्म हो रहा है और हम लोग फिर से दोस्ती कर रहे हैं। अब वो अलगाव चाहे किसी भी वजह से रहा हो, ठीक, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रहा हो या किसी लड़ाई झगड़े की वजह से रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर वो दोबारा रिज्यूम हो रहा है तो वो औपचारिक तरीके से एक सेरेमनी कराई जाती थी और उसमें सारे लोग शामिल होते थे। जो भी शामिल होता था वो एक रोने की सेरेमनी होती थी जिसमें वो लोग जाके रोते थे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टोटेमिज्म का, कुल देवता का, ठीक। तो ये भी टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट है, एक थिंकर्स ने और पढ़ा है, हम लोगों ने उनको पढ़ लिया है, दरकीम ने पढ़ा है, ठीक। तो मेलिनोस्की ने भी टोटेमिज्म की बात की है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टर्कीम ने कहा था कि टोटेमिज्म जो है वो मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन है, ठीक। टोटेमिज्म जो है वो मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन है। लेकिन मैं रेटक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं टोटेमिज्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। He observed in his Australian field studies that some tribes in New South Wales are divided into two exogamous moieties, ठीक। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑस्ट्रेलियन फील्ड स्टडीज में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ट्राइब्स जो न्यू साउथ वेल्स में रहते हैं वो डिवाइडेड हैं दो एक्सोगैमस मोइटीज में, दो एक्सोगैमस मोइटीज में। एक्सोगैमस किसको कहते हैं? गैमस, गैम किसको कहते हैं? गैमस कहते हैं मैरिज को। एक वर्ड की मीनिंग अगर आपको पता है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग ऐसे ही कर लेते हैं। गैमस मतलब होता है मैरिज, एक्सो मतलब बाहर। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, ठीक। एक्सोगैमस मतलब कि जो मोइटीज थी वो आपस में मैरिज नहीं करते थी, आपस में शादियां नहीं करते थे, बल्कि एक मोइटीज के लोग दूसरे मोइटीज में ही शादी करेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, गोत्र होता है, एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र में शादियां नहीं करते हैं, बल्कि वो एक गोत्र को लोग अपने ही गोत्र में शादी नहीं करते हैं बल्कि दूसरे गोत्र में जाके करते हैं। इसी तरह मोइटीज का भी मामला था कि वो अपने मोइटीज में कभी भी विवाह नहीं करते थे, क्योंकि वो सब आपस में सिस्टर्स मानते थे, सिस्टर्स या ब्रदर्स, तो इसलिए वो एक्सोगैमस मोइटीज हुआ करती। तो इन्होंने स्टडी किया था कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। और वहां पे क्या किया था? फील्ड स्टडी किया था। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से याद रखना है कि अगर एग्जाम में आपको बहुत डीप से भी पूछे तो आपको पता हो। और वो ट्राइब्स कहाँ की थी? न्यू साउथ वेल्स, जो डिवाइडेड थी दो एक्सोगैमस मोइटीज। एक्सोगैमस समझ में आ गया क्या होता है? दीज आर नेम्ड आफ्टर टू बर्ड्स, द ईगल, हॉक एंड क्रो, ठीक। तो ये जो दो मोइटीज डिवाइड थी, ये दो बर्ड्स के नाम से रखी गई थी। एक बर्ड्स क्या थी? ईगल, हॉक एंड दूसरा क्रो। एक मोइटीज का नाम था ईगल हॉक और दूसरे का नाम था क्रो। इनके नाम पे वो मोइटीज रखी गई थी और इसीलिए इसको टोटेमिज्म कहा जाता है। टोटेमिज्म का क्या मतलब है? जब आप एनिमल्स या मतलब जो लिविंग बीइंग है उनकी पूजा करते हैं तो उसको टोटेमिज्म कहा जाता है। तो इसीलिए ये अपनी मोइटीज को क्रो और ईगल हॉक से ज्वाइन करते थे, इसीलिए इसको टोटेमिज्म कहा जाता है। उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के अध्ययन में देखा कि न्यू साउथ वेल्स में कुछ जनजातियां जो बहिर्विवाही समूह में विभाजित हैं। दो जनजातियां ऐसी, कुछ जनजातियां ऐसी थी जो बहिर्विवाही समूह में विभाजित थी। और ये कहाँ की जनजातियां थी? ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ पे स्टडी किया था उन्होंने, क्षेत्र अध्ययन किया था। क्षेत्र अध्ययन मतलब फील्ड स्टडी, वहां पे जाके स्टडी करना। ये कहाँ पे था? न्यू साउथ वेल्स में।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। ठीक, दो बाहरी समूह बहिर्विवाही समूह में विभाजित है। बहिर्विवाही समझ में आ गया क्या होता है? मतलब कि अपने मोइटीज में नहीं करेंगे, अपने समूह में नहीं करेंगे विवाह, बल्कि बाहर के किसी समूह में करेंगे। इनका नाम दो पक्षियों ईगल, बाज और कौवा के नाम पे रखा गया है। ठीक, तो ये जो मोइटीज थी उन दोनों का अलग अलग नाम था, और वो नाम कहाँ से आते थे? ईगल, हॉक यानी कि बाज और कौवा से। ठीक, तो इसीलिए इसको कुल देवता के नाम से जाना जाता है। द यूनिटी ऑफ सेम सेक्स सिबलिंग ग्रुप, यूनिटी ऑफ सेम सेक्स सिबलिंग ग्रुप, समान लिंग वाले सहोदर समूह की एकता। इसके बारे में रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। Means that father's brother are addressed by the same term as fathers, and that their children are addressed by the same term as that used for one's own sibling. अब यहाँ पे सेम सेम सेक्स सिबलिंग ग्रुप का जो मतलब यूनिटी है वो बता रहे हैं कि यूनिटी किस तरह से वहां पे मेंटेन की जाती थी। फादर्स ब्रदर आर एड्रेस्ड बाय द सेम टर्म, मतलब जो फादर को आप जिस नाम से बुलाते हैं वही आप फादर्स ब्रदर को भी उसी नाम से बुलाएंगे, जिसको हम आपस में क्या कहते हैं? फादर को हम लोग पिता कहते हैं हमारे समाज में जो बोला जाता है, और ब्रदर, फादर्स के जो ब्रदर होते हैं वो चचा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या था, यूनिटी ऑफ सेम सेक्स सिबलिंग ग्रुप में क्या था कि जो आप फादर को कहेंगे वही आप जो है फादर्स के ब्रदर को कहेंगे। ठीक, सेम टर्म से आपको उनको बुलाना है, सेम टर्म से आप उनको एड्रेस करेंगे, ये कहलाता है द यूनिटी ऑफ सेम सेक्स सिबलिंग ग्रुप। बाय द सेम टर्म एज फादर्स and that their children are addressed by the same term as that used for one's own sibling. ठीक, और जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन मतलब कि आप अपने भाई बहन को जिस नाम से बुला रहे हैं उसी नाम से आप अपने चचा के जो बेटे हैं या बेटियां हैं उनको उसी नाम से बुलाएंगे। इसी को रेडक्लिफ ब्राउन ने द यूनिटी ऑफ सेम सेक्स सिबलिंग ग्रुप कहा। ठीक, समान लिंग वाले सहोदर समूह की एकता, इसका मतलब है कि पिता के भाइयों को पिता के समान शब्द को से संबोधित किया जाएगा। जिस नाम से आप पिता को संबोधित कर रहे हैं उसी नाम से जो पिता के भाई हैं उनको भी उसी नाम से संबोधित करेंगे। इसी को समान लिंग वाले सहोदर समूह की एकता के बारे में बताया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। और उनके बच्चों को उसी शब्द से संबोधित किया जाता है जो किसी अपने भाई बहनों के लिए उपयोग किया जाता है। और जो चचा के जो मतलब पिता के भाई होंगे उनके जो बच्चे होंगे उनको उसी टर्म से उसी नाम से आप बुलाएंगे जिस नाम से आप अपने बाप के बच्चों को बुलाते हैं। ठीक, इसी को उन्होंने समान लिंग वाले सहोदर समूह की एकता के बारे में बताया। मदर सिस्टर आर एड्रेस्ड बाय द सेम टर्म एज मदर्स। अब मदर सिस्टर यहाँ पे इसीलिए सेम सेक्स का है, मदर का सेक्स जो होता है वो सेम होता है उसके जो सिस्टर होती है उनसे, उन सबको एक ही नाम से बुलाना है। ठीक, जैसे कि एक ट्राइब्स है, आपका होमवर्क है, पता करके बताइएगा। एक ट्राइब है जहाँ पे बुआ को, चाची को या मतलब माँ को सबको अजाही के नाम से बुलाया जाता है। ठीक, तो वो कौन सा ट्राइब है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता करके कल आपको बताना है। ये मदर सिस्टर आर एड्रेस्ड बाय द सेम टर्म एज मदर्स, जिस नाम से आप मदर को बुलाते हैं उसी नाम से जो मदर्स की सिस्टर हैं उनको बुलाना है। एंड देयर चिल्ड्रन टू आर एड्रेस्ड एज सिबलिंग, और उनके बच्चे भी जैसे आप अपने सिबलिंग को बुलाते हैं उसी टर्म से आप उनके बच्चों को भी बुलाएंगे। माँ की बहन को माँ के समान ही संबोधित किया जाता है तथा उनके बच्चों को भी भाई बहन कहा जाता है, और उनके बच्चों को भी भाई बहन कहा जाता है, और माँ के जो बहन होती है उनको माँ के समान ही संबोधित किया जाता है। ठीक, उसी नाम से आप जानेंगे। तो इसी को उन्होंने समान सेक्स समान लिंग वाले सामूहिक ग्रुप और सामूहिक क्या है इसका समान लिंग वाले सहोदर समूह की एकता बताया, द यूनिटी ऑफ द सेम सेक्स सिबलिंग ग्रुप बताया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे रेडक्लिफ ब्राउन के। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ लीनिएज ग्रुप।
वन समूह की एकता क्या कहती है? ये सारे कॉन्सेप्ट रेडक्लिफ ब्राउन के हैं। वन समूह की एकता क्या है? lineage members show solidarity and are treated as a single unit by outsider। ठीक, जो lineage ग्रुप होते हैं वो उनकी यूनिटी ऐसी होती है कि जो अदर lineage वाले होते हैं वो इनको एक मानते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सारे लोग एक ही खानदान से हैं, तो ये क्या है, एक तरह से हम अपने lineage को बताते हैं। जो हमारे हमसे बाहर के lineage वाले होंगे वो हमको एक मानते हैं। इसीलिए हमारे lineage में एक यूनिटी होती है, एक अपनापन होता है, वी फीलिंग होती है। इसी के बारे में उन्होंने बताया है कि lineage members show solidarity and are treated as a single unit by outsider। वंश के सदस्य एकजुटता दिखाते हैं और बाहरी लोगों द्वारा उन्हें इकाई के रूप में माना जाता है। मतलब बाहर के जो लोग होते हैं उनको एक मानते हैं और इन जो भी वंश समूह होते हैं उनमें एकता बहुत ही अच्छी होती है। द जनरेशन प्रिंसिपल, लास्ट टर्म है जनरेशन प्रिंसिपल। जनरेशन प्रिंसिपल यानी कि पीढ़ी सिद्धांत के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? इट इज ऑब्जर्व दैट in all kinship system there is a certain distance or tension between members और succeeding generation। ये देखा गया है कि सभी रिश्तेदारी प्रणाली में आने वाली पीढ़ियों के सदस्यों के बीच एक निश्चित दूरी या तनाव होता है। मतलब कि एक के बाद जो दूसरी पीढ़ी होती है इन दोनों में बहुत तनाव होता है। एक बाप बेटे में बहुत तनाव होता है, ठीक, तो ये क्या है, या माँ बेटी में बहुत तनाव होता है। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कॉन्सेप्ट पाया जाता हो, लेकिन उन्होंने ये बताया है जनरेशन प्रिंसिपल पीढ़ी सिद्धांत के बारे में कि एक के बाद जो कॉन्जिक्यूएंट जनरेशन होती है, मतलब एक के बाद जो दूसरी जनरेशन होती है उनमें बहुत तनाव होता है। उसके बाद की जो जनरेशन होती है, पहली जनरेशन बीच वाली जनरेशन छोड़ के जो लास्ट की जनरेशन है उन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। मतलब कि ग्रांड पेरेंट और ग्रांड चिल्ड्रन के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। ग्रांड पेरेंट और ग्रांड चिल्ड्रन के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। दादा दादी या नाना नानी और उनके जो नाती नवासे हैं या पोता पोती हैं उनके बीच में रिलेशन बहुत अच्छा होता है। ये पीढ़ी सिद्धांत या जनरेशन प्रिंसिपल कहता है। ये देखा गया है कि सभी रिश्तेदारी प्रणाली में आने वाली पीढ़ियों के सदस्य के बीच एक निश्चित दूरी या तनाव होता है, लेकिन बट मेंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव जनरेशन मतलब एक के बाद जो जनरेशन है, फादर के बाद जो बेटा है उनका वो एक जनरेशन हो गया, उसके बाद की जो जनरेशन होगी उनके बीच में और जो पहली जनरेशन है उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होगा। टेंड टू शेयर इजी एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। दादा दादी के साथ सारे लोग फ्रेंडली होते हैं। इन मेनी सोसाइटी इट इज बिलीव दैट ग्रांड चाइल्ड रिप्लेसेस द ग्रांड पेरेंट्स इन सोशल सिस्टम। बहुत सी सोसाइटी में ये माना जाता है कि ग्रांड पेरेंट्स की जो जगह है वो कौन लेता है, ग्रांड चाइल्ड ही लेता है। लेकिन वैकल्पिक पीढ़ियों के सदस्य आसान और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। मतलब उनके बीच में मित्रता होती है। कई समाजों में ये माना जाता है कि सामाजिक व्यवस्था में पोता पोती दादा दादी का स्थान ले लेता है। ठीक, तो जो पोता पोती होते हैं वो दादा दादी का स्थान लेते हैं। उसके बाद बुक्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। कई सारी बुक्स के बारे में बताया है उन्होंने और कई सारी बुक्स उनकी पब्लिश हुई हैं, जिसकी क्रोनोलॉजी भी पूछता है एग्जाम में, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है बुक। तो बुक का पहली बुक का नाम है द अंडमान आइलैंडर, जो 1922 में पब्लिश हुई। द मदर्स ब्रदर इन साउथ अफ्रीका, मदर्स ब्रदर यानी कि मैटरनल अंकल जो साउथ अफ्रीका में जो मदर्स ब्रदर होते थे उनको अवंकुलेट कहा जाता था। ठीक, अवंकुलेट रिलेशनशिप के बारे में बताया है, उसी से रिलेटेड ये बुक है। ठीक, द मदर्स ब्रदर इन साउथ अफ्रीका 1924, थ्री ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये 1926, ऑन जोकिंग रिलेशनशिप 1940,
African system of kinship and marriage 1950. Structure and function in primitive society 1952. The nature science of society द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 में पब्लिश हुई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट और बुक्स के बारे में हम लोग ब्रैडली ब्राउन के जितने कॉन्सेप्ट और बुक्स थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सो ये क्लियर है। कल हम लोग आर के बर्टन के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक फंक्शनलिस्ट हैं जिन्होंने मेलिनोस्की और रेडली ब्राउन को क्रिटिसाइज किया, ठीक? और कहीं ना कहीं वो डर्कीन को भी क्रिटिसाइज करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।